बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। आप देख रहे हैं आवाज़। इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक ट्वीट उन्होंने आज किया। वो कहते हैं जी जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ इसका नज़ारा आज लाहौर कर रहा है, जहाँ MPs को ख़रीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। इस सब के पीछे मरकज़ी किरदार जरदारी है, जो अपनी करप्शन पर NRO लेता है और चोरी के इस पैसे से लोगों को ख़रीदता है। इसे जेल में फेंका जाना चाहिए। ये हमारी जमहूरियत पर ही नहीं बल्कि हमारे समाज की इखलाकी बुनियादों पर भी संगीन हमला है। अदालत उज़्मा ने कार्रवाई की होती और इन लोटों को ताहयात नाअहल किया होता तो इस सिलसिले की रोकथाम का कुछ बंदोबस्त मुमकिन होता। क्या तब्दीली सरकार की अमरीकी साजिश से आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत के सरपरस्तों को कौम के इस संगीन नुकसान का कुछ भी एहसास नहीं? क्वेश्चन मार्क। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, सुन। 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर हमारे ये जो मसूद मजीद साहब हैं इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। कराची में जो हालात हुए वहाँ पे इनके पास नाले खोलने के लिए पैसे नहीं है। MPA ख़रीदने के लिए 40 करोड़ रुपया जो है वो आसिफ जरदारी यहाँ पे दे ही जा रहा है। एक तो उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ये पैसे दे रहे हैं और दूसरा अता तारड़ पे भी इल्ज़ाम लगा, वो भी थोड़ी देर में आपको सुनवाता हूँ कि क्या कहा उन्होंने, वो भी बल्कि सुन ही लें आप क्या कहा के हवाले से। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान की कहता हूँ कि अगर मैंने आपके इस MPA को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूँ कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। तो ये अता तारड़ कह रहे थे कि मैं कुरान पर हल्फ देने के लिए तैयार हूँ। ये किस बात के जवाब में कह रहे थे वो भी सुन लें। 3 MPAs हैं। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की और पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं आप बताएं हमें कितने लोग चाहिए। उन्होंने कहा जी हमें 10 लोग चाहिए। तो उसने कहा नहीं हमारे पास 14 लोग हैं और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी MPA दे सकते हैं। तो ये फवाद चौधरी का इल्ज़ाम था। उन्होंने कहा कि 3 MPA से उनकी बात हुई है। उन MPAs के नाम भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने बताए। एक का नाम गज़नफ़र अब्बास, दूसरे का मोहम्मद आमिर और तीसरा शहाबुद्दीन साहब। और उन्होंने पूरी कॉन्वर्सेशन आपके सामने ये आ गई ना। फवाद चौधरी ने कहा कि जी हम अगर आप हमसे ताउन करें तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। 10 बंदे चाहिए, 14 बंदे अवेलेबल हैं, एक बंदे का 1 अरब रुपया, टोटल 14 अरब बहुत ज़्यादा। ये पूरी कॉन्वर्सेशन फवाद चौधरी की ज़बान से आपने सुनी है। लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन ये आ रही है कि जो उन्होंने कहा है ना कि एफिडेविट्स बयान हल्फी इन MPAs ने दिए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं, अगर मैं उसकी तहरीर पढ़ूँ तो वो इस कहानी से मुख्तलिफ है जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक एफिडेविट मैं पढ़ता हूँ। ये है जी गज़नफ़र अब्बास साहब का। वो कहते हैं मैं हल्फन बयान करता हूँ कि मसम्मात राहीला MPA ने कल रात मेरे नंबर पर कॉल की जिसका रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में सेव है और मेरी अता तारड़ साहब से बात करवाई, जिसने मुझे 25 करोड़ रुपए की पेशकश की कि मैं अपना वोट वज़ीर आला पंजाब के लिए बिल अवज़ रकम मुतज़क्करा इनको बेच दूँ और मज़ीद 10 MPAs मुतज़क्करा रकम के एवज़ ख़रीदने की कोशिश करूँ और हॉर्स ट्रेडिंग में साथ दूँ, जिसके लिए मुझे अलग मुंह मांगी रकम दी जाएगी। तो जो कॉन्वर्सेशन फवाद चौधरी बता रहे हैं उससे तो अपेरेंटली नहीं बल्कि बिल्कुल साफ ये नज़र आ रहा है कि ये MPA जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं ये खुद निगोशिएट कर रहे थे, ये खुद भाव ताव लगा रहे थे कि जी 10 नहीं 14 बंदे हैं, 14 बंदे देंगे, एक बंदे का 1 अरब लेंगे, टोटल 14 अरब लेंगे। उन्होंने कहा 14 अरब बहुत ज़्यादा है। फिर उनकी तरफ से वो ऑफर आई। वो सारा जिक्र इसमें नहीं है, वो जिक्र इसमें नहीं है। जो फवाद चौधरी अपने लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बंदों ने बाकायदा तौर पर ये उनसे कहा, वो जो निगोशिएट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि निगोशिएट किया, अगर फवाद चौधरी दुरुस्त कह रहे हैं तो उनके बंदों ने हो सकता है कहा हो। लेकिन ये जो बयानी हल्फी जमा कराए गए इसमें स्टोरी नहीं है, यानी कि दोनों कहानियों में तजाद है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने जो कहना था उन्होंने कह दिया। अब ये बयान हल्फी चला भी गया, अदालत इस हवाले से देखेगी। शेख रशीद साहब पे से पहले कि मैं आऊँ,
जो जरदारी साहब के हवाले से इल्ज़ामात लगे हैं उसके हवाले से पहले बात कर लेते हैं। मेरे साथ हैं और ये समझता हूँ कि मेरा एजाज़ है, यानी कि एहतशाम का एजाज़ है कि एतज़ाज़ तशरीफ़ लाए हैं मेरे शो में। बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एतज़ाज़ साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। How would you respond to the allegations forwarded by Fawad Chaudhry on behalf of Pakistan Tehreek-e-Insaf, जिसमें वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी इस सारी गेम के पीछे हैं। इमरान खान साहब का भी ट्वीट है, वो ये कहते हैं कि जरदारी साहब जो हैं ये वहाँ पर चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को अरेस्ट करना चाहिए। ये तो बड़ा आसान है, इल्ज़ाम लगा देना तो बड़ा आसान है। खुद यही कहते रहे, हर पार्टी जिस पे इल्ज़ाम लगता है वो यही कहती है, और ये यकीनन आसान है काम है। अब आसिफ जरदारी जहाँ बैठेंगे उन पे इल्ज़ाम ज़रूर लगा दिया जाएगा कि वो जनाब पैसे लेके और ये सब कुछ तैयार करके और बैठे हुए हैं, दुकान लगाई हुई है। I think he is far more sinned than sinning, and कोई ऐसी बात बज़ाहिर तो सबूत के तौर पे तो नज़र नहीं आई। अब कहने को जो इतना मर्जी कहते हैं, मेहरबानी है इनकी, इन्होंने 50-50 करोड़ कहा है, 5-5 अरब नहीं कहा, क्योंकि इसका सबूत भी तो देना चाहिए ना, कहीं तो होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक और चीज़ अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ। एतज़ाज़ साहब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक MP हैं इलियास चनियोटी, जो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है कि हमारे MPs को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, वही इल्ज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी लगा रही है और वो भी एविडेंस दे रहे हैं, उनके वीडियो बयान सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हमें PTI की तरफ से ऑफर्स हो रही हैं 10-10 करोड़ रुपए की। इलियास चनियोटी क्या कह रहे हैं? मेरे साथ राब्ते की कोशिश की गई सऊदी अरब में भी, और अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे कॉलें आ रही थी। मेरे जो ताल्लुक वाले थे उनको 10 करोड़ रुपया कहा कि ये MPA साहब के लिए, 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। फिर एक और बात मेरे जहन में आ रही थी, शेख रशीद साहब जो इतने वसूख के साथ फरमाते हैं, जो भी फरमाते हैं शेख साहब तो बड़ी वसूख के साथ फरमाते हैं, और शेख साहब को पता है कि मुझे किसने चैलेंज करना है मीडिया पे बैठ के, मेरी रेटिंग ही बड़ी आती है, हर एंकर को मेरी ज़रूरत है, वो मुझे बिठा लेता है शो के अंदर और फिर जो मैं बोलूँगा बोलता चला जाऊँगा। एंकर की कहाँ ज़रूरत है कि वो मुझे रोके टोके, क्योंकि शेख रशीद की रेटिंग आती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रेटिंग के लिए इतना नहीं सबसर्विएंट होते। इस वजह से मैं कह देता होता हूँ कि शेख रशीद हर सियासतदान के बारे में जो कहते हैं कि गेट नंबर 4 की पैदावार है, गेट नंबर 4 की अगर कोई सबसे बड़ी पैदावार है तो उसका नाम शेख रशीद है। तो शेख रशीद बहरहाल जरदारी साहब के बारे में जो भी कह रहे थे वो तो एतज़ाज़ साहब उसका जवाब देंगे। लेकिन शेख साहब की अपनी एक ऑडियो लीक आई कुछ दिन पहले जिसमें वो भी कोई भावताव कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, सुने जरा। कल शरकपुरी को भी पेमेंट दे दीजिए। टेलीफोन खुदा कोई गल नहीं के ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਆਈ ਲਾਹੌਰ ਯਾਰ ਬਾਤ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲਾ ਚੱਲਣਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੀਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਮ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਅੱਲਾ ਦੇਖਣਾ। एतज़ाज़ साहब, शेख रशीद की ये मुबैना भी नहीं कहूँगा मैं ऑडियोली, क्योंकि उन्होंने माना है कि ये मेरी ऑडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि शरकपुरी नू पेमेंट हो गई जे, और दूसरा बंदा उसका जवाब दे रहा है और वो कह रहा है कि खुदा के बंदे टेलीफोन पर तुम बात कर रहे हो। तो I would ask you not as a representative of Pakistan People's Party, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से आपसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे हमेशा से एतज़ाज़ साहब लगता है कि आपका कद बहुत ऊंचा है, और ख़ास तौर पे वकला की तहरीक के बाद से उस वक्त इतना ऊंचा आपका कद था। मुशर्रफ आपको प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफर्स कर रहा था, आपने ठुकराई। उस ज़माने में कभी अगर आप अपनी सियासी जमात बना लेते तो बहुत सारा यूथ आपके पीछे चलने के लिए तैयार था, लेकिन आपके अंदर का जो जयाला था उसने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहूँगा। तो मैं बहरहाल उस एतज़ाज़ एहसन से मुखातिब हो रहा हूँ जो एतज़ाज़ एहसन वकला मूवमेंट को लेकर चला था, जो नज़रियात की बात करता है। तो मुझे ये बताएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, मतलब कि सिर्फ एक तरफ की नहीं, दोनों तरफ से इल्ज़ाम भी हैं, कुछ ना कुछ सबूत भी हैं, ऑडियो लीक्स भी हैं, कुछ एफिडेविट्स भी हैं। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है इस मुल्क में जो हो रही है? अब 74 साल बाद भी यही कुछ होना है, हम अपने बच्चों को क्या देने जा रहे हैं एतज़ाज़ साहब?
बैरिस्टर साहब, पहली तो बात यह है कि मैं बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मेंबर हूँ, एक कारकुन हूँ और कुछ ज़िम्मेदार पोजीशन में भी हूँ CEC के होने के हवाले से। तो इसमें आप इसको इतना गलत ना समझिएगा अगर मैं पीपल्स पार्टी की सफाई भी देने के लिए तैयार हूँ। एक बात आपने कही कि मैं अपने आप को पार्टी से निकल के और बात करूँ, ये इतना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जिसने भी सुनना है मेरी बात को तो पीपल्स पार्टी के एक मेंबर के तौर पे ही सुनना है। पर बहरहाल एक बात तो ये यकीनी है कि जिस लेवल पे ये डिस्कोर्स आ गया है, इतने लो लेवल पे डिस्कोर्स मैंने कभी नहीं पहले सोचा था। काफ़ी गिराया था पीछे, एक गालम गलोच ब्रिगेड बनाया हुआ था जिसका नाम मैंने ही आइडेंटिफाई किया था एज गालम गलोच ब्रिगेड। वो आपको याद होगा, गालम गलोच ब्रिगेड, मैं नाम नहीं लेता हूँ उनके, और उनमें वो सारे मुस्लिम लीग नवाज़ के गालम गलोच ब्रिगेड था और उनमें अताउल्लाह तारड़ नहीं था। ये बड़ा शाइस्ता ज़ुबान, शाइस्ता लहजे से बात करने वाला मुझे लगता था नौजवान। पर आजकल की बातों पे जो कुरान उठा लो, कुरान, हर बात पे कुरान उठा लो, कुरान ना हो गया कोई बेवकार सी तहरीर हो गई कि उठा लो। कुरान को उठाना तो एक बहुत मुक़द्दस बात है। तो यूँ ही ये भी हमारे डिस्कोर्स में नहीं आना चाहिए, सियासतदानों को एक दूसरे को कुरान उठाने के लिए चैलेंज करने में। ये भी मेरा ख्याल है तारड़ को सीखना चाहिए। सही कह रहे हैं। और जी आप ठीक। बाकी बात रही कि फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स ये हैं कि जहाँ तक तो जरदारी साहब का ताल्लुक़ है, जरदारी को तो लोग 11 साल उसने जेल काटी, वो नहीं भागा नवाज शरीफ की तरह। 2 मरतबा ये जेल से निकल के, जेल तोड़ के भागे हैं। एक दफ़ा सरूर पैलेस चले गए, एक दफ़ा उजनी अपार्टमेंट्स में, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जो मुतनाज़ा हैं। तो जरदारी ने ऐसा काम नहीं किया और मेरे ख़्याल में वो, जितना मेरा तजर्बा है, वो कोई इस तरह के कोई तजोरियाँ भर के इधर उधर देने वाला नहीं। हाँ, वो कन्विंस ज़रूर कर लेता है अपने लॉजिक से, अपनी मंतक से जी। और PDM में भी मेरा ख्याल है कि ही मस्ट बी दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोर्स। गो मैं PDM की मीटिंग में नहीं गया हूँ और पर ही मस्ट बी। और लेकिन ये जो अब इल्ज़ामात जिस तरह फ्लाई कर रहे हैं, ये एक दफ़ा शुरू किया था काम नून लीग ने बीबी शहीद की पहली हुकूमत में, और हर किस्म के इल्ज़ामात लगाने में। और उस वक्त मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे और बीबी प्राइम मिनिस्टर थी 1988 में जब बना। फिर ये और उसी दौरान बीबी पे 7 और आसिफ जरदारी पे 11 केसेस बना दिए गए, जिनकी सफाई में मैं पेश होता रहा और अक्सर में। एतजाज़ साहब जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तारीख़ यही है। लेकिन अभी तो आप दोनों इकट्ठे हैं ना, और इमरान खान ने ये नैरेटिव बिल्ड किया है, जो बयानिया उसका बिका भी है अवाम में। वो कहता है कि सब चोर डाकू इकट्ठे हो गए हैं, माजरत के साथ। वो PDM की 12 जमातों को चोर डाकू कहते हैं। और जो आप बातें कर रहे हैं वो तो अब किस्सा माजी हो गया है एतजाज़ साहब। आज की पीपल्स पार्टी ने तो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट के मुकाबले में अपना कैंडिडेट तक खड़ा नहीं किया। और PTI इल्ज़ाम ये लगा रही है कि PMLN के हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब पैसे बांट रहे हैं या ज़मीर के सौदे कर रहे हैं और ज़मीर के सौदागर हैं। तो आज के हक़ाइक़ और सर्कमस्टांसेस तो बड़े डिफरेंट नहीं हैं।
नहीं, डिफरेंट जो लहजा है और जो कलाम है और वो वही है। इसमें हिस्टोरिकली निस्बतन और बड़े वाज़े तौर पे निस्बतन पीपल्स पार्टी का कलाम जो है और तकल्लम जो है वो सबसे ज़्यादा शाइस्ता ही रहा है। और आज भी देखें हमने या चेयरमैन बिलावल ने क्या कहा, एक एस लगा दिया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट की जगह प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कर दिया। और वो इस किस्म की वारदात और चोट हम ज़रूर लगाते हैं, पर शाइस्ता ज़बानी आप देख लें हमारी तरफ से जो तर्जुमान बात करते हैं उनकी। अच्छा, अब वो तो कहते हैं कि जरदारी साहब को अरेस्ट होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट्स दे रहे हैं। उसके ऊपर एक वकील के हैसियत से भी मैं चाहूँगा कि और ज़रूर अपनी पार्टी को आप डिफेंड करें, लेकिन मैं सुनवा देता हूँ कि फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह को, अता तारड़ को और आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया। ये सुनने सर, सेक्शन 171 है, 174 है गालिबन। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। आसिफ जरदारी इनका सरगना है इस वक्त, क्योंकि पैसे फंड्स की प्रोविजन जो है वो जरदारी की तरफ से आ रही है। इस शख्स ने तो भुट्टो फैमिली का पहले जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है, पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, फिर नून लीग को इधर फंसाया है और अब उसको पंप कर रहा है, पैसे उसमें पंप कर रहा है। हम ये मुतालबा करते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे एतजाज़ साहब? देखो बैरिस्टर, बात यह है कि मैं तो एक फेयर माइंडेड सा बंदा हूँ, कोशिश करता हूँ कम अज़ कम फेयर। इस हद तक तो ये ठीक कहता है फवाद कि पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचा है और ख़ासकर मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हाथ मिला के। और मेरा ये मौक़िफ़ है कि इससे नुकसान पहुँचा है और पहुँचेगा मज़ीद। और क्योंकि आप देख लें 20 सीटों में जो पंजाब में लड़ी गई हैं उनमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान ही ना आए तीर का, तो मुझे तो बड़ा दुख और अफसोस होता है इस बात पे। और मैं अपनी क़यादत को भी ये कहता हूँ, मुझे इसमें कोई आड़ नहीं है। पर जहाँ तक उनका ये करप्शन और ये बैग्स और 50-50 करोड़ के रेट और जेल में डालो, ये लहजा अब इमरान खान साहब ने वो लगाया था वहाँ न्यूयॉर्क में भी, आपको याद है वो जो उन्होंने तकरीर फरमाई थी अमेरिकन पाकिस्तानीज़ को वाशिंगटन के करीब एक हॉल में, अरीना, आई थिंक इट वाज कॉल्ड द अरीना, कि मैं वापस जाके उनको एयर कंडीशनर भी उतार लूँगा और पंखे भी ले लूँगा और जेल में भी डाल दूँगा और तंग भी करूँगा। इस ऐसे बात करने की कोई मतलब है कुफ का कोई फ़ायदा नहीं होता। ना इमरान को हुआ उससे, ना आज फवाद चौधरी को होगा इससे, ना अताउल्लाह तारड़ को होगा। सारों को डेसिबल लेवल नीचा करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी ने देखें कोई अभी तक इस किस्म का रिएक्शन, रद्द अमल कोई सख्त मेरे नॉलेज में नहीं आया, नहीं दिया। और पीपल्स पार्टी हम तो बड़ी बड़ी मार खाई है और बीबी की ट्रेडिशन है हमारी। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स इल्ज़ाम लगाए आप पे जो कि झूठा हो, तो आप तो बड़ा वसिफरसली उसका जवाब देते हैं ना कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा आदमी है। वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया रिश्वत में चल रहा है और ज़मीर के सौदे हो रहे हैं, और आप जवाब भी नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी, मेरा मतलब नहीं, इनको इसको मैं तो समझता हूँ सही है, नोटिस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर करोड़ों रुपए की रिश्वत प्रूव होती है तो वो यकीनन ये FIR करा दें और प्रोसीड करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कोई इनको नहीं रोक सकता इस सिलसिले में। लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर बर्डन तो उन्हीं पे रहेगा ना कि ये वो साबित करें कि सिर्फ इल्ज़ाम ना लगाएं। हमें इसलिए कोई इतनी कोई ये हलचल हम में ये नहीं महसूस जाती है कि इस तरह के, इस पे दुख होता है कि ये बयानिए इस किस्म के का रेटरिक और लहजा जो सियासत में आ गया है। आप देखें दुनिया में हो क्या रहा है।
यहाँ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस तरह के डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, क्या पता खुदा ना खास्ता कोई ग्लेशियर हमारा ही ऊपर। लेकिन एजाज साहब क्या ये दुरुस्त नहीं है कि पैसे तो चलते हैं? जी सॉरी, अनफॉर्चुनेटली पैसा सियासत में चलता तो है, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? पैसा किस चीज़ में नहीं चलता? आपके मीडिया में नहीं चलता, आपके एक सियासत के शोबे को ही क्यों आपकी अदालतों में नहीं चलता? ठीक है, आपकी एग्जेक्टिव में नहीं चलता। तो यानी कि फिर पैसा जनरली अगर चलता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं चोर हूँ। मुझे अगर चोर आपने साबित करना है तो सिर्फ ये नहीं साबित करना कि हर वकील ही चोर है और सारा ही वकालत का पेशा चोर है और बीच में मैं भी आ जाऊं और सारे आप भी आ जाए, पर हम पे स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगा के आप स्पेसिफिकली प्रूव करें। हम शायद एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आई हैव टू क्लोज हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़ पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने आज सीएम पंजाब के इलेक्शन के बारे में क्या कहा? राना सनाउल्लाह साहब का बयान है वो अफसोसनाक बयान है। 5 लोग गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? कौन गायब करेगा? चौधरी परवेज़ इलाही हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं। 22 तारीख को वाज़ेह अक्सरियत से उन्हें चीफ मिनिस्टर पंजाब मुंतखब करेंगे। और क्योंकि चौधरी फैमिली में भी कुछ डिवाइड था पिछले अरसे में, कुछ में हमने देखा कि हमें कुछ डिवाइड नज़र आया चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी मुनस इलाही के हवाले से, तो शेख रशीद क्या कह रहे हैं ये भी सुन। चौधरी शुजात के पास जाना भी पड़ा तो जाऊंगा। चौधरी शुजात जो है वो ज़हूर इलाही का बेटा है, वो परवेज़ इलाही के साथ खड़ा होगा और उसके खून का तकाजा है कि वो परवेज़ इलाही को उनकी पार्टी वोट डाले और कल नहीं तो परसों परवेज़ इलाही इंशाअल्लाह हलफ उठाएगा। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तर्जनिगार अतर काज़मी ने। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अब जो नंबर गेम है वो तो बड़ी क्लियर है, पीटीआई 188 और दूसरी तरफ 179 है, तो 9 वोटों का फ़र्क है। लेकिन दोनों तरफ से जो इस हवाले से स्टेटमेंट्स हैं वो दुरुस्त नहीं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 5 वोटों का फ़र्क है, महमूद रशीद साहब कहते हैं 14 वोटों का फ़र्क है, लेकिन दर हकीकत 9 वोटों का फ़र्क है। अब राना साहब ने कह दिया 5 लोग इनके गायब हो गए, तो फिर वो कैसे चीफ मिनिस्टर बनेंगे? शाह महमूद साहब का मैंने आपको स्टेटमेंट सुनवाया, आप क्या देख रहे हैं, होने क्या जा रहा है? आपको लगता है दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्मूथ सेलिंग ऑन द 22nd इन दी पंजाब असेंबली और परवेज़ इलाही सीएम इलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं? या फिर जो इल्ज़ामात अब लग रहे हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं, एफिडेविट सामने आ रहे हैं, ऑडियो वीडियो क्लिप सामने आ रहे हैं, फिर वही हंगामा आराई होगी जो पहले होती रही? देखिए, होना तो बड़ा क्लियर चाहिए। जिस तरह बैरिस्टर साहब आपने देखा कि पंजाब की अवाम ने मैंडेट दे दिया पीटीआई को और उनके इत्तेहादियों को वो हुकूमत बनाए, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि जिस तरीके से अब अपने नंबर्स पूरे करने की कोशिश की जा रही है वो आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, और ये बड़ा अनडेमोक्रेटिक है। अगर किसी जमात को मैंडेट मिला, वो किसी भी जमात को मिला हो, चाहे नून लीग को मिला हो या पीटीआई को या किसी और जमात को, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो मुझे नहीं लगता कि स्मूथ सेलिंग है। स्मूथ सेलिंग क्यों नहीं है? इसलिए कि ये अब बंदे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने भी बताया जिस तरह अता तारड़ साहब भी किसी का इस्तीफा दिखा रहे थे और भी लोगों के साथ राब्ते हुए और बहुत सारा इस तरह का सिलसिला चल रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसका ये हो रहा क्यों है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता इस तरह है कि जमहूरियत में आप अवाम के पास जाते हैं, अवाम फैसला करती है। ये सारे अवाम के पास गए और खान साहब भी अवाम के पास गए। जब ये अवाम में जाते हैं तो ये सियासी बोने बन जाते हैं, फिर ये बंद कमरों की सियासत करते हैं और जोड़ तोड़ की सियासत करते हैं, और वही ये अभी कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम वजारत आला ले लें, पर मुझे लगता है कि मुश्किल होगा इनके लिए इस टाइम। अच्छा, लेकिन इल्ज़ाम दोनों तरफ से आ रहे हैं, और वो इलियास चिन्योटी वाला वीडियो स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन 10 करोड़ तो क्या 10 अरब भी मिले तो मैं अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। ये इलियास चिन्योटी कह रहे हैं, वो MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। तो फिर अब हम कैसे इसको वे करें? मतलब कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है या पैसे की सियासत है या ज़मीर फरोशी है, ये जितनी भी सौदागर आ जाते हैं सियासी मंडी में फिर भाव ताव करना शुरू कर देते हैं, ये दोनों तरफ हैं या एक ही तरफ हैं?
देखिए, ये इसकी तो एक तारीख है बैरिस्टर साहब, ये बड़े पुराने अरसे से चल रहा है। छांगा मांगा की सियासत भी हमें याद है, उसके बाद पैट्रियट किस तरह बने वो भी हमें याद है, मुस्लिम लीग काफ किस तरह बनी वो भी हमें याद है। तो एक तारीख है, इसमें पैसे का किरदार भी और पैसे के साथ साथ कुछ ताकतवर लोगों का किरदार भी है। उस किरदार को भी हम फरामोश नहीं कर सकते। तो अभी जहां पे पैसा चल रहा है वहां पे डंडा भी चल रहा है, वहां पे टेलीफोन कॉल्स भी चल रही हैं, वहां पे लोगों से राब्ते करके उनको डराया धमकाया भी जा रहा है। एक इदारे का नाम तो परवेज चल रही है, कि उस इदारे को कर रहा है, आप कौन कॉल कर रहे हैं सर? आप कौन कॉल कर रहे हैं? डंडा कौन चला रहा है? देखिए, सबको पता है परवेज इलाही साहब ने तो आईबी का नाम लिया ना कि आईबी हमारे लोगों को तंग ना करे। उसके अलावा मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के हवाले से खान साहब कहते हैं, बार बार वो ये कहते हैं उनकी जमात का मौकिफ है कि इन लोगों को इकट्ठा ही उन्होंने किया है और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से अब ये पंजाब के अंदर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर। अब ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद वो न्यूट्रलाइज नहीं हो गया वो एलिमेंट? अभी भी आपको लगता है कि वो वाला फैक्टर है? ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने, स्वीप कर गई है 75%, 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी ले ली है इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वैसे उस फैक्टर की खान साहब ने बात नहीं की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद जो उन्होंने प्रेस, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी वो फैक्टर है। देखिए, एक तो खान साहब ने आज एक ट्वीट किया, उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया कि न्यूट्रल्स को नजर नहीं आ रहा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो उस जिक्र तो उन्होंने आज भी किया अपनी एक ट्वीट के अंदर। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज की थी कि जब सियासत अवाम में जाएगी, जब अवामी मैंडेट लेने की बात होगी तो ये इसी तरह क्लीन बोल्ड होंगे। कोई भी गैर जमहूरी ताकत हो, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वो अवाम के आगे खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन फिर ये करते क्या है, अवाम से। उन्होंने आज के ट्वीट में न्यूट्रल्स का जिक्र नहीं किया काज़मी साहब। उन्होंने कहा है कि सरकार की अमरीकी साजिश से आने वाली इंपोर्टेड हुकूमत के सरपरस्तों को कौम के संगीन नुकसान का कुछ भी एहसास नहीं। सरपरस्तों की बात की है उन्होंने, न्यूट्रल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, और जब उन्होंने करना हो तो फिर वो कर देते होते हैं। और आपको याद होगा अभी 1 दिन पहले फवाद चौधरी ने कहा है कि वो मिस्टर एक्स और वाई जो थे वो जेड हो गए हैं, यानी कि वो ख़त्म हो गए हैं। ये फवाद चौधरी कह रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स, बट यू स्टिल थिंक कि वो फैक्टर अभी काम कर रहा है? एक ट्वीट में उन्होंने किया, अगर उन्होंने काम करना ही होता तो सर पहले कर लेते ना। माय क्वेश्चन इसके लॉजिक ये कहता है कि अगर उन्होंने करना ही होता तो वो इमरान खान को सीटें 15 की 15 तो ना उठा के देते थे ना, 20 में से 15। अब जो इतना मुश्किल काम हो गया है तो पहले वो उसको कर लेते, करना होता। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूं, जो आपने ट्वीट पढ़ी बिल्कुल ठीक ट्वीट पढ़ी, लेकिन दूसरी इंग्लिश में ट्वीट है जिसमें न्यूट्रल का जिक्र है, और ये मेरे सामने उसका स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा हुआ है और मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। तो न्यूट्रल का जिक्र उन्होंने आज भी किया। फिर मैंने अंग्रेजी वाला नहीं, मेरे सामने उर्दू वाला ट्वीट है। ठीक है जी जी, ठीक है, पढ़ दें, आप पढ़ दें, कोई बात नहीं, पढ़ दें अगर आपके सामने है तो। मेरे सामने है तो मैं अभी आपको पढ़ के सुना देता हूं जो स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा हुआ है खान साहब की ट्वीट का। Isn't destruction of our democracy, constitution and nation's morality a fit case for sumoto action? Are the neutrals not realizing how our beloved country is literally being destroyed on all fronts by the imported government brought in through US regime change conspiracy? ये खान साहब की एग्जैक्ट ट्वीट है। तो इसके अंदर उन्होंने न्यूट्रल्स का, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि आर द न्यूट्रल्स नॉट रियलाइजिंग, तो व्हाट एल्स ही वांट्स देम टू रियलाइज। अब इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 में से 15 सीटें जीत गई हैं, और अब क्या करें वो कि इमरान खान राजी हो जाए? क्या करें? देखिए, अगर न्यूट्रल्स कुछ अपना कोई किरदार इस सारी गेम के अंदर अदा ना कर रहे होते तो खान साहब आज दोबारा नहीं कहते कि वो रियलाइज क्यों नहीं कर रहे। इट मींस कि खान साहब बिलीव्स राइटली और रॉन्गली, वो ये बिलीव करते हैं कि अभी भी उनका कोई किरदार है। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने क्वेश्चन किया था, कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि जब ये अवाम में जाते हैं तो वहां पे ये क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, फिर ये बंद कमरों के अंदर इस किस्म का माहौल बनाते हैं कि उसके जरिए कोई अपनी सियासत को आगे बढ़ाया जाए, और वही अब हम पंजाब के अंदर देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अभी भी लगता है कि वो न्यूट्रल वाला मिस्टर एक्स मिस्टर वाई फैक्टर जो है वो एक्टिव है, और जो इंतखाबात के नताइज हैं उसके बावजूद इमरान खान साहब इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है। जी, लेकिन नताइज कुछ और कह रहे हैं।
जी जी, जिस तरह आपने जिस तरह फरमाया बैरिस्टर साहब, बिल्कुल वो भी यही समझते हैं। वो ये समझते हैं कि इन लोगों ने इंतखाबात के अंदर भी हमें हराने की कोशिश की, लेकिन अवामी रिस्पांस इतना ओवरवेलमिंग था कि ये कुछ कर नहीं सके। तो इस वजह से ये सियासत को दोबारा बंद कमरों के अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की, ठीक है, यानी कि इमरान खान ये समझते हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अब आगे इमरान खान फिर क्या देख रहे हैं? परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर, मिसाल के तौर पे परवेज इलाही साहब बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, फिर खान साहब की तसल्ली इससे तो नहीं होगी ना। अगर उन्हें लगता है कि मैं इतना ताकतवर हो गया हूं और इस्टेब्लिशमेंट ने भी पूरी कोशिश की है, लेकिन उस कोशिश के बावजूद मैंने ज़िमनी इंतखाब स्वीप कर लिया है, तो मेरे साथ तो पूरा पाकिस्तान अब खड़ा है। तो इसका मतलब है अब उनकी तसल्ली परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने से तो नहीं होगी। वो इसीलिए अर्ली इलेक्शंस की बात करते हैं, नवंबर से पहले की बात करते हैं। वाई नवंबर? क्या इतना मसला है इमरान खान साहब को कि वो कहते हैं कि नवंबर से पहले ही इलेक्शन कराओ, फौरी तौर पे इलेक्शन करवाओ? देखिए, इस मुल्क में भी बहुत बड़े बड़े फैसले होने हैं। इस वक्त जो हमारी इकॉनमी की सिचुएशन है वो आपके सामने है, तो जरूरी है कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जिसके पास अवामी मैंडेट हो। आज भी एक मशीर जो है, वजीर आजम साहब के मशीर, उन्होंने ये कहा कि हमें ये गंद नहीं लेना चाहिए था। जिन्होंने ये गंद डाला वो खुद इसको साफ करते। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इतराफ कर लिया कि किसी के कहने पर उन्होंने हुकूमत संभाली है। अगर वो किसी के कहने पर नहीं संभाली तो वो फिर ये क्यों कहते? तो कौन इनको मजबूर कर रहा है? तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ने किसके कहने पे संभाली थी? लीग जीते या पीटीआई जीते, इमरान खान ने किसके कहने पे संभाली थी? काज़मी साहब, मैं क्या, इमरान खान ने किसके कहने पे संभाली थी? किसके कंधों पे बैठ कर आए थे? किसके कंधों पे बैठ के 4.25 साल हुकूमत की? किसके कंधों पे बैठ के मसाइल हल करवाए? किसकी बातें मानी? किसको सुना? किसके कहने पे वो इत्तेहादी नाराज हो जाते थे? वो खुद कहते हैं कि हम एजेंसीज को कहते थे इनको लेकर आओ और उसके बाद हमने बजट पास करवाना है। तो ये सब कुछ तो खान साहब खुद भी करते रहे 4.25 साल। वो करे तो ठीक है, कोई और करे तो गलत है। नहीं, हमारी सियासी तारीख का हिस्सा रहा है और इसमें बहुत सारी चीजें जो आपने मेंशन की, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। लेकिन अब डेमोक्रेट्स ने फैसला करना है। जो लोग वोट की इज्जत की बात करते थे, चाहे वो नून लीग वाले हों या पीपल्स पार्टी वाले हों, उनको फैसला करना है कि अब उन्होंने आगे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत में कितना रखना है। खान साहब से इसके ऊपर वो बात कर सकते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन। मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल है काज़मी साहब, एक आखिरी सवाल है। इमरान खान जब सियासत में अभी आए थे, नए 90 की दहाई की बात कर रहा हूं, तो वो यही कहते थे जो वो आजकल कहते हैं। वो कहते थे कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के कंधों में बैठ के हुकूमत में नहीं आऊंगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं होऊंगा जो कि पपेट होगा, जिसकी डोर किसी और के हाथ में होगी और फैसले कोई और लेगा और मैं सामने बैठा हूंगा। लेकिन फिर इवेंचुअली अब उन्होंने खुद नफी कर दी और कहा उस दिन पॉडकास्ट में कि जी असल पावर किसी और के पास थी। क्या गारंटी है कि इमरान खान दोबारा यू टर्न? आपने कहा ना डेमोक्रेट्स को बैठ के फैसला करना चाहिए कि असल पावर किसके हाथ में होगी। क्या गारंटी है कि आज इमरान खान को दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिले और फिर इमरान खान यू टर्न ना ले लें और आराम से प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे और अपनी पावर एंजॉय करें और सोचें कि सिर्फ ये नहीं, आने वाला इलेक्शन भी मेरा होगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा और सुकून से हुकूमत करूंगा और वन पेज को दोबारा बरकरार करूंगा, उसकी मिसालें दूंगा और जो वन पेज के खिलाफ बात करेगा या फौज पे तनकीद करेगा उसको गद्दार नहीं कहूंगा, उसको मुल्क दुश्मन नहीं कहूंगा। क्या गारंटी है कि वो अब डेमोक्रेट ही रहेंगे इमरान खान? देखिए, एक तो किसी की भी कोई गारंटी नहीं है, ये तो खान साहब खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो अब हमने देखा कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को और तमाम सियासी जमातों को शिकस्त किसके बलबूते पे दी है। अब तो ना एटीएम थी, ना एस्टेब्लिशमेंट थी, ना किसी का फैज था, ना कोई पैसा था, उसके बावजूद सबको शिकस्त दी है ना उन्होंने। तो वो क्यों किसी उस रविश पे जाएंगे जिसको वो रोंद के आगे आ चुके हैं, जिस पुल को वो क्रॉस कर चुके हैं, उस पे वो वापस क्यों जाएंगे? उस पे तो वो लोग खड़े हैं जो इस वक्त इक्तदार में। उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने वो पुल क्रॉस करना है या उसी पुल के ऊपर सारी जिंदगी रहना है। खान तो वो पुल क्रॉस करके आगे निकल। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया अतर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। डॉलर 3 दिन में 15 रुपए महंगा हुआ है। इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा धचका है। बिजली का जो यूनिट इस वक्त आपको 27 रुपए पे मिल रहा है। ये जो डॉलर महंगा हुआ है इसकी वजह से अब तवक्के ये है कि ये 40 रुपए तक जा सकता है, विच इज़ गोइंग टू बी अ हैविक फॉर अ कॉमन पाकिस्तानी। मिफ्ता साहब कहते हैं कि इस वजह से हुआ है क्योंकि डॉलर ने ओवरऑल पूरी दुनिया में एक उड़ान भरी है। पिछले 22 साल का रिकॉर्ड टूटा और सिर्फ ये रुपए की बात नहीं है, पूरी दुनिया की करेंसीज के मुकाबले में डॉलर स्ट्रांग हुआ है। क्या कह रहे हैं मिफ्ता साहब? सुन।
IMF का एग्रीमेंट हो चुका है, एकदम हर चीज़ रास्ते पे है, कोई इसमें कोई खलल नहीं है, कोई मसला नहीं है, और हम इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई भी खलल पड़े। तो ये जो डॉलर की उड़ान है ये सिर्फ पाकिस्तानी रुपए के सामने नहीं है, पूरी दुनिया की करेंसी के सामने है। डॉलर के सामने इसलिए गिरा है कि डॉलर सब करेंसीज के सामने बढ़ जाए। डॉलर जो है वो हिस्टोरिकली इस जनरेशन में कहते हैं वंस इन अ जनरेशन जो इंक्रीज़ है डॉलर में आई है। 22 साल का हाई करा है डॉलर ने। कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पिछले 2 दिन में जो रुपया कम हुआ है उसके अंदर यहाँ पे कुछ सियासी सूरत हाल की बड़ा हाथ था। माशी ऐसी कोई सूरत हाल में मेरे उसमें नहीं नज़र में आती कि जिसकी वजह से रुपये को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। माहिर माशियात इशफाक तोला साहब मेरे साथ हैं। इशफाक साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप इत्तफाक करते हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब की इस बात से, वो कहते हैं पूरी दुनिया की करेंसीज के मुकाबले में डॉलर मजबूत हुआ है, वंस इन अ जनरेशन होता है। तो ये इस वजह से नहीं है क्योंकि रुपए में डिप आया है, सिर्फ रुपए में डिप आया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिफ्ताह साहब की बात से एक हद तक इत्तफाक तो किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ही उन्होंने सही कहा कि जैसे यूरो की आप मिसाल ले लें कि यूरो आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले जो पैरिटी थी $1 से 1.2 की थी, और अब ज़िंदगी में पहली दफ़ा बड़े अरसे के बाद यूरो 1 और डॉलर 1 हो गया। तो उसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 20% का स्लाइड आया है डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर डॉलर के अगेंस्ट। इंडियन करेंसी जो हम देखते थे पहले 72-73 की, तो आज वो क्लोज हुई है 79.99। इस तरीके से बांग्लादेशी करेंसी जो एक अरसे से 78, 79 फिर 85 पे टिकी रही, अब वो भी 93% के उसके पैरिटी पे आ गई है। यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि जी जब रिसेशन आता है तो US डॉलर, सारी कमोडिटीज़ गिर रही होती हैं और US डॉलर बढ़ रहा होता है। मगर इस वक्त थोड़ा सा एक गूंगू की हालत है ऑयल की वजह से। ऑयल इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम आ रहा है दुनिया का कि ऑयल की प्रोडक्शन ना बढ़ाई जा रही है, और सऊदिया ने भी बता दिया कि जी हम इससे ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन नहीं दे सकते। US की इकॉनमी में पहले भी कह चुका हूँ कि अगर $120 पर बैरल WTI वेस्टर्न टेक्सास अगर आ गया तो US रिसेशन में चला जाता है, और उस वक्त US रिसेशन में है। आप दुनिया की डिमांड देखेंगे, इस वक्त सब करेंसी डीवैल्यू इसलिए हो रही है कि US में डिमांड कम है, तो उनको बेचने में, अपना इतना महंगा स्टफ़ बेचने में इनको तकलीफ़ हो रही है। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मिफ्ताह साहब की उस बात की उस हद तक तो मैं एग्री कर जाऊँगा कि जहाँ दुनिया के प्रेशर आ रहे हैं, वह पाकिस्तान का रुपया बहुत ज़्यादा स्लाइड कर गया है। और उसमें सबसे बड़ी कोताही जो है मैं नज़र आ रही है मुझे, वो स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन इसलिए कि अगर मैं आज देखूँ रीर को, तो ये 2010 के इंडेक्स पे होती है। किसी के पास ये फार्मूला नहीं है कि वो रीर के हिसाब से एग्जैक्टली आपकी रुपये की आज पैरिटी निकाल के दे, माँ सिवाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या IMF के। और अगर इनको मैं पूछूंगा वो बताएंगे नहीं, मगर मेरा एक अंदाज़ा है 176 to 180, मैक्सिमम 182-83 पे होगा, बिकॉज कि जो दूसरे इन्फ्लेशनरी प्रेशर है इसकी वजह से हो सकता है। मगर ये जो है ये सारी स्पेकुलेशन है। जी ठीक है, आगे ये आप देख क्या रहे हैं इकोनॉमिस्ट होने की हैसियत से, आने वाले दिनों में ये क्या इसी तरह अपवर्ड ट्रेंड ही करेगा डॉलर, या कोई नीचे आएगा? क्योंकि डॉलर ऊपर जाता है, कर्जों में इजाफा हो जाता है, महंगाई का तूफान आ जाता है, फिर बिजली भी महंगी होने की बात हो रही है कि जी अभी 27 रुपये पे 1 यूनिट जो एक पाकिस्तानी को मिल रहा है वो 40 रुपये पे चला जाएगा। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस मुल्क में सरवाइव करना, मिडिल क्लास के लिए, लो मिडिल क्लास के लिए, वर्किंग क्लास के लिए। तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? देखिए 10 रुपये अगर डॉलर रुपये डी वैल्यू होता है तो आपकी 1.5% महंगाई बढ़ती है। तो आपने जैसे कहा कि 3-4 दिनों में 15 रुपये अगर डॉलर अप्रीशिएट हुआ है और रुपये डी वैल्यू हुआ है, तो आप 2.25% महंगाई में इजाफा सिर्फ 3-4 दिनों में कर चुके हैं। इसके इम्पेक्ट ऑब्वियसली थोड़े अरसे बाद आएंगे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, ये अब जिम्मेदारी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। जब आपने IMF से एग्रीमेंट किया था, आपने कहा था हम रीर के करीब रखेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी अब स्टेट बैंक पे आ रही है, बिकॉज कि वो इंडिपेंडेंट इदारा है, वो ऑटोनोमस हो गया है। अगर आपकी इसकी इंडिपेंडेंस की सिर्फ यही वसूली थी आपकी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं, ना आपने इन्फ्लेशन कम करना है, ना आपने एक्सचेंज कंट्रोल इस तरीके से मैनेज करना है
कि ट्रूली एक्सचेंज कंट्रोल हो और आपकी मार्केट जो हो वो रीर के आसपास फिर रही हो, तो फिर मेरा ख्याल है इस ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं आवाम को नहीं मिलेगा। मिफ्ता साहब जो कहते हैं कि जी अब IMF से मुआहदा हो चुका है और इंस्टॉलमेंट आ रही है, IMF की इंस्टॉलमेंट 1 अरब 17 करोड़ रुपए की पाकिस्तान को मिलती है, तो कुछ सहारा मिलेगा रुपए को? IMF के बाद जो मिफ्ता साहब की एक और चीज़ देखी थी मैंने कि सऊदी अरबिया से आपको पेट्रोलियम के मामलात में कुछ था, कुछ किसी एक कंट्री ने कहा $1.5 अरब वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी एक कंट्री ने सस्ती गैस देने की बात की है या डिफर्ड पेमेंट पे गैस देने की, कतर की मेरा ख्याल है वो शायद इंडिकेशन दे रहे थे। अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इनकरेजिंग है, मगर सारा जो इस वक्त आपकी निगाह है वो 2 चीज़ों पे होनी चाहिए। एक, आपकी ऑयल प्राइस कहाँ जाके टिकती है और रिसेशन आपका कब ख़त्म होता है। दूसरा, आपकी स्टेट बैंक किस तरीके से रिएक्ट करती है सिचुएशन को, क्योंकि स्टेट बैंक का ये कहना है कि ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से होता है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये मैंने आज से 10 साल पहले कहा था कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और इसकी अब मेरा ख्याल है हर किसी ने रियलाइज़ कर लिया है इस चीज़ को। बहुत शुक्रिया। आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट, वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह किसी और दिन तफसील से आपसे बात करेंगे। अब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो बात है, अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को तौफीक दे कि बैठ के कुछ मामला तय कर लें ताकि कोई मुल्क को हम बहरान से, मज़ीद बहरान से बचाएं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।